नमस्कार, सीएनबीसी आवाज म्यूचुअल फंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। भारतीय मार्केट्स में इन दिनों घबराहट का माहौल है, जो वर्ल्ड मार्केट में भी है। एक तरफ एफआईआईज़ बिकवाली के चलते गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ रुपए की रिकॉर्ड गिरावट ने तनाव और बढ़ा दिया है। निवेशकों को समझ नहीं आ रहा है कि इस समय क्या किया जाए, तो इसी मुश्किल को हम आज करेंगे हल। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बंधन एएमसी के सीईओ इक्विटी मनीष कुनवानी। मनीष जी, थैंक यू सो मच आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही कि ऐसी वॉर वाली सिचुएशन में इन्वेस्टर्स क्या करें? नहीं, देखिए, लॉन्ग टर्म तो फंडामेंटली जितना स्टॉक गिरता है उतना अट्रैक्टिव होता है। तो ये डिसिप्लिन रखना चाहिए कि हमने लीमन क्राइसिस भी देखा है, कोविड भी देखा है। ऐसे क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज आती हैं अच्छे से। देखिए, वैल्यूएशन ऑब्वियसली फेयर वैल्यू से थोड़ा अट्रैक्टिव है, बट ऐसा डिस्ट्रेस वैल्यूएशन अभी नहीं हुआ है। तो मेरा ऐसा व्यू नहीं है कि सब कुछ बेच के डाल देना चाहिए मार्केट में, बट एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि इंडियन हाउस होल्ड के पास जो चॉइसेस है गोल्ड और रियल एस्टेट, वो भी काफी लास्ट 4-5 साल में बढ़ गए हैं। तो रिलेटिवली इक्विटीज लुक बेटर नाउ। ओके, इक्विटीज लुक बेटर नाउ। 2026 में मार्केट काफ़ी खराब रहा है। मैं देख रहा था इंडेक्स के रिटर्न्स, निफ्टी 11% गिरा है, बैंक निफ्टी 9%, मिड कैप 6.5%, स्मॉल कैप 6%। लेकिन एक सेंस बन रही है कि मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप कम गिरे हैं, और उससे पहले भी वो थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे थे। क्या एक सेंस बन रही है कि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप अब वापस वैल्यू जोन में है और यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग की जा सकती है? नहीं, डेफिनेटली जब हम बॉटम अप देखते हैं तो मे नॉट बी कि 100 आउट ऑफ 100 मिड स्मॉल कैप अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बट एटलीस्ट ऐसे 30-40-50% मिड स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कि आप 3-5 साल से लोगे तो अच्छा रिटर्न बनेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से इंक्रीमेंटली हमारा व्यू भी यही है कि स्मॉल कैप फंड में डू बेटर देन लार्ज कैप फंड ऑन अ 3-5 ईयर बेसिस। टाइमिंग करना मुश्किल है, बिकॉज ये क्राइसिस तो है, बड़ा क्राइसिस है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्योंकि ये इंडिया को बहुत इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमी ये है, वो स्टेबिलिटी जो है, वो उस पर इम्पैक्ट तो आएगा क्राइसिस का। तो नियर टर्म तो टाइम नहीं कर सकते, बट जो पेशेंट इन्वेस्टर है उनके लिए मेरे ख्याल से स्मॉल कैप में काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल पर। ब्रेंट क्रूड 110 के आसपास रहा है पिछले कुछ दिनों में, 100 से 110 के बीच में। और अगर ये इस लेवल पर रहा और हमारी बास्केट ऑलरेडी 140 हो चुकी है, ये हमारे लिए कितना बड़ा नेगेटिव है और अर्निंग्स पर इसका कितना लंबा इम्पैक्ट आपके हिसाब से आ सकता है? देखिए, अर्निंग एक्चुअली इजी नहीं है, बट ऑब्वियसली मैक्रो पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट्स है, एक तो ऑयल और गैस है, और इवन सम अदर बिग इंपोर्ट लाइक फर्टिलाइजर, एडिबल ऑयल्स, कोल, ये सब एनर्जी बास्केट में माना जा सकता है। तो ये एनर्जी बास्केट में भी 40-45% ऑफ आवर इंपोर्ट्स आर ये एनर्जी लिंक। तो करंट अकाउंट डेफिसिट ये ऑयल प्राइस पे 2-2.5% जा सकता है। वो काफी कंसर्निंग तो है, बट ये भी है कि ये सिचुएशन जो है वो ऑब्वियसली सबका मानना है कि 1-2 महीने के बियॉन्ड चलेगी नहीं। तो इतना नेगेटिव होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी ये वॉर खत्म होगा। 1 हफ्ते में होगा या 2 महीने में होगा, जिसको नहीं पता। तो फंडामेंटली तो क्रूड ये भाव पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। तो 1-2 महीने में जब भी ये वॉर खत्म हो तो वी शुड बी बैक टू करंट अकाउंट डेफिसिट विच इज ऑलमोस्ट जीरो। इट वाज ये वॉर से पहले जो सिचुएशन था कि करंट अकाउंट डेफिसिट एक्स ऑफ गोल्ड जीरो ही था। तो होपफुली वो सिचुएशन वापस आ जाना चाहिए थोड़े हफ्तों में। तो इस समय मनीष जी फिर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या हो? कौन से सेक्टर्स में आप इस समय अपना वेट बढ़ा रहे हैं? कहाँ पर
थोड़ा सा आप कैश रेज कर रहे हैं? देखिए, हमको ऑब्वियसली मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में थोड़ा एक्सपोर्टर टिल्ट रखना चाहिए। तो आईटी, फार्मा, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स हैं, अभी तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से वो बेटर है। डोमेस्टिक सेक्टर जैसे कंज्यूमर, ऑटो, बैंक, उसमें सिलेक्टिवली जहाँ भी हमको लग रहा है कि डिस्ट्रेस वैल्यूएशन आ रहा है तकरीबन, तो वो भी खरीदना चाहिए। बट यही है कि जैसे ऑटो और बैंक्स चले थे लास्ट 1 डेढ़ साल में, तो ज़्यादा स्टॉक्स डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पे है नहीं। बट धीरे धीरे थोड़े स्टॉक्स आ रहे हैं जहाँ भी हमको लग रहा है कि बैड मैक्रो में भी ये वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म से अच्छा है, तो धीरे धीरे वो भी खरीद रहे हैं। मनीष जी, ये एफ आई सेलिंग, और देखिए रुपी जिस तरीके से क्रैक हो रहा है, 80 से 85 आने में 800 दिन से ज़्यादा लगे, 85 से 90 आने में 350 दिन लगे, 90 to 95 ऐसा लग रहा है कि एक ही महीने में आ जाएगा। तो ये ऐसे में सेंटिमेंट और एफ आई का मूड जो है, और जिस तरीके की हम सेलिंग देख रहे हैं, उससे कैसे उभरा जाए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा आरबीआई का जो इंटरवेंशन रहा है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहा है। और ये क्राइसिस अनएक्सपेक्टेड से आने से थोड़ा रुपये पे प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि आरबीआई का जो शॉर्ट डॉलर पोजीशन है वो काफ़ी बड़ा है। अम, तो बट अच्छी बात ये है कि धीरे से जब रुपी फेवरेबल बन जाएगा ये फॉल के बाद, तो होपफुली फॉरेनर्स के लिए इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव रहेगा। मुझे लगता है रुपये में थोड़ा और डाउनसाइड है। जो मैक्रो सिचुएशन है अभी अपना, जो है करंट अकाउंट बढ़ सकता है। तो आप देखेंगे कि ये वॉर में जो मैक्रो तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंसी है जैसे कोरियन वॉन, ये वो भी काफी डिप्रिशिएट कर रहे हैं। तो रिलेटिवली ऐसा नहीं है कि ये वॉर के पीरियड में रुपये ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है दूसरे करेंसीज पर। तो दैट वे मुझे लगता है कि रुपये पे नियर टर्म प्रेशर तो रहेगा। ओके, चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। ये बात हुई मार्केट के आउटलुक की। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि इस बाज़ार में सेक्टोरल फंड्स में क्या करें, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मार्च है, मार्च का आखिरी हफ्ता है, क्या टैक्स हार्वेस्टिंग की जाए, क्या होती है टैक्स हार्वेस्टिंग, इस सब पर बातचीत होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चलिए अब हमारे साथ जुड़े हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग। उनसे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। मोहित, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले बात करते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग की, क्योंकि मार्च का महीना है और मार्च के 10 दिन बचे हैं, तो ये काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग होती कैसी है और कैसे ये आपके लिए काम करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। लुक, आई थिंक मार्च के महीने में आई थिंक जो सबसे पहला सवाल सभी के जहन में आता है वो है टैक्स हार्वेस्टिंग का, कि किस तरह से हम टैक्स को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं अभी हाल ही में टैक्सेस में। तो एक बार मैं फिर से उसका रिकैप कर लेता हूँ क्विकली। तो एक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा 12 महीने के पहले, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 12.5% की रेट है लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में आपको 20% की रेट है। पर जो डेट का टैक्सेशन है अनुज, वो काफी हद तक चेंज हो गया है अभी। और 2023 1 अप्रैल के बाद से डेट में अब इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है, और डेट में अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं रह गई है। आपके सारे ही टैक्सेस, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म गेन्स हो, वो अब मार्जिनल रेट पर एप्लीकेबल टैक्स में जाते हैं। बट यहां पर एक बात जानने लायक है अनुज, कि चाहे आपका डेट टैक्सेशन हट गया, यानी मार्जिनल टैक्स रेट पर आ गया है, बट डेट के लिए अभी भी आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो सेट ऑफ होता है वो आपको अभी भी एप्लीकेबल है। राइट, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो सेट ऑफ के क्लॉजेस हैं वो एक बार आपके सामने रख देता हूं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, चाहे वो किसी भी एसेट क्लास से हो, इक्विटी से हो, डेट से हो, रियल एस्टेट से हो, कहीं से भी हो, आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों के ही अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। हालांकि प्रूडेंस ये बोलता है कि पहले आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ करें, क्योंकि वहां पर आपका स्लैब ज्यादा लगता है। उसके बाद अगर फिर और कुछ ज्यादा लॉस बच जाता है तो आप उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। यह है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसे भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। और जो आपके पहले 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता है। ये कुछ रूल है, इसका फायदा लेके निवेशक अपने टैक्स बचा सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसे मैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों गेन से ऑफसेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ही ऑफसेट हो सकता है। जी अनुज, और मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं क्विकली, क्योंकि बहुत लोगों ने हो सकता है कि सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में प्रॉफिट बुकिंग किया हो। तो अगर आपने ईटीएफ में प्रॉफिट बुकिंग किया है तो 1 साल से पहले वो शॉर्ट टर्म हो जाता है और 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म होता है। बट अगर आपने ईटीएफ फंड ऑफ फंड यानी म्यूचुअल फंड वाले सिल्वर या गोल्ड फंड से प्रॉफिट बुकिंग किया है तो वो 2 साल से पहले शॉर्ट टर्म होगा। अब मान लीजिए आपके पास में कुछ शॉर्ट टर्म गेन पड़ा है, आपने जहां पर ये प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो आप अभी के फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियोज में लॉसेस भी आ चुका होगा मार्केट के हालात को देखते हुए, तो आप क्विकली कोई लॉस बुक कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म लॉस हो या लॉन्ग टर्म लॉस हो, आप दोनों को ही सेट ऑफ कर पाएंगे अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के अगेंस्ट में। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कहीं तक भी शॉर्ट टर्म गेन्स है या शॉर्ट टर्म लॉस है तो आप उसे दोनों के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं, और ये इंटर ऑपरेबल है अगेंस्ट ईच एसेट क्लास। मतलब आप डेट का जो लॉस है वो इक्विटी और रियल एस्टेट से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, वाइस वर्सा। तो दैट्स द क्लॉज व्हिच पीपल हैव टू रिमेंबर। ओके, इंटरेस्टिंग। और ये कितने साल तक कैरी कर सकते हैं इसे? देखिए, आप जो लॉसेस हैं उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट इसके अंदर में केस एक ही है कि अगर आपने अपने आईटीआर रिटर्न टाइम पे फाइल किए हैं तभी आपको ये कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलता है, और वो आईटीआर रिटर्न आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करने चाहिए, अदरवाइज ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो मोहित, मैं एक चीज अगर आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी में कोई शेयर लिए, मेरा व्यू भले ही ठीक ठाक समय का था, लेकिन अब जनवरी में शेयर लिए और अब ऑब्वियसली उस समय मुझे पता नहीं था कि वॉर हो जाएगी, और मार्च में अब स्टॉक्स 30 या 35% नीचे हैं, भले ही मैं उन्हें होल्ड करना चाहूँ तो क्या एक सेंस बनती है कि एक बार के लिए उनको निकाल के कैपिटल लॉस बुक करके फिर अगले साल वापस मैं उसमें री एंट्री कर लूँ, तो कम से कम मेरे पास वो कैपिटल लॉस रहे ऑफसेट करने के लिए आगे जाते हुए? अनुज, आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से अगर आपके 2 ही 3 महीने हुए हैं तो आपको शायद से ये लॉस अपने बुक पे ले लेना चाहिए। अगर आपके पास में इस साल में कोई गेन है, जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि आपके पास गोल्ड, सिल्वर या किसी और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में शायद कहीं गेन हो, तो आप उसको सेट ऑफ कर पाएंगे, और नहीं भी कर पाए तो आप इस लॉस को डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे 8 साल तक, प्रोवाइडेड आपने टैक्सेस ठीक टाइमली फाइल किए हैं। पर यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अनुज इस बात का कि देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप 1 साल के बिल्कुल पास में हैं, मान लीजिए किसी एसेट क्लास में 1 साल क्रॉस होने ही वाला है, अप्रैल आने पर शायद आपका 1 साल क्रॉस हो जाएगा, तो क्या वो रुकना बेटर रहेगा कि आप शॉर्ट टर्म 20% टैक्स ना देके लॉन्ग टर्म में 12.5% ही टैक्स दे? मैं गेन की बात कर रहा हूं। अगर उस तरह का सिनेरियो है तो काफी बार आपको वो कैलकुलेशन भी करना पड़ता है कि 7.5% की एक्स्ट्रा बचत 1 महीने अगर मैं वेट कर लूं तो क्या वो बेनिफिशियल है मेरे लिए? तो आपको टाइम को भी देखना पड़ेगा कि आप कितना टाइम बिता चुके हैं, आप कितना पास है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होने के। बट यस, जो सिनेरियो आपने बताया उसमें डेफिनेटली लॉस बुक करके उस पोजीशन को आप वापस इमीडिएटली बिल्ड कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी बिल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये बात होगी टैक्स हार्वेस्टिंग की। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर जो हमने आज चुना है, वो है सेक्टोरल फंड्स। तो सेक्टोरल फंड्स में आपकी रिसर्च क्या कह रही है? इस समय कौन से सेक्टोरल फंड्स बेस्ट हैं? देखिए अनुज, हमने हमेशा माना है कि जहां तक अगर आप पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं तो सेक्टोरल फंड से बचना चाहिए आम निवेशकों को, और उन्हें मोस्टली डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहना चाहिए। बट अगर आप बात सेक्टोरल फंड्स की करें तो हम इसे 5-7 अलग अलग पैरामीटर्स पे इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उनका जो वैल्यूएशन है वो हिस्टोरिकल एवरेजेस से कैसा चल रहा है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर बैंकिंग स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस,
उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ हद तक निफ्टी कंजम्पशन और थोड़ा बहुत अगर आप देखना चाहें तो निफ्टी आईटी थोड़ा सा फेयर वैल्यू जोन में आ चुका है और साथ ही साथ में कुछ हद तक कैपिटल गुड्स और ये सारे सेक्टर्स भी फेयर वैल्यू जोन में है, बहुत चीप नहीं है अभी भी, एक्सेप्ट बैंकिंग। आई थिंक कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है या फिर निफ्टी कंजम्पशन जो कि बहुत चीप बोले हम। दूसरा मापदंड अगर हम देखें तो उसकी जो रिटर्न प्रोफाइल है वो कितनी सिक्लिकल है, कितनी स्ट्रक्चरल है, तो यहाँ पर हो सकता है कि बैंकिंग और कुछ सिक्लिकल हो, बट जो एफएमसीजी है, फार्मा है, वो थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स और इस तरह के माहौल में वो हमेशा अच्छा काम करते हैं। तीसरा पैरामीटर अगर मैं देखूं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिहाज से कौन से सेक्टर्स अगर आपके अभी अच्छे लग रहे हैं, तो वहां पर भी अगर मैं देखूं तो बैंकिंग स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ हद तक कैपिटल गुड्स थोड़ा ठीक लगता है, एंड फार्मा एंड हेल्थ केयर अनुज, वहां पर अगर आप देखें तो उसका जो शार्प रेशो है ओवरऑल सेक्टर का, वो फिलहाल अगर मैं देखूं तो 0.95 पर है, यानी जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो मुझे फार्मा और हेल्थ केयर में सबसे अच्छा लग रहा है यहाँ पर कंपैरेटिवली। उसके बाद अगर मैं देखूं कि एडजस्टेड अल्फा क्या है इन सेक्टर्स में, इनके पिछले 1 2 3 साल के परफॉर्मेंसेस में अगर मैं निफ्टी 50 से कंपेयर करूं और देखूं कि किन सेक्टर्स ने ज्यादा अच्छा अल्फा प्रोड्यूस किया है, पर भी बैंकिंग के फेवर में स्टोरी जाती है, फार्मा के फेवर में स्टोरी जाती है, और कुछ हद तक एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सारे सेक्टर्स वहां पर मात खाते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल एक पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर जो बैंकिंग स्पेस है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। हिस्टोरिकल एवरेजेस 18 से 20 टाइम्स के रहे हैं, फिलहाल 16 के एवरेजेस पे आपको मिल रहा है। प्राइवेट बैंक्स पी प्राइस टू बुक रेशो कुछ 2.1 पर आ चुका है। पीएसयू बैंक्स थोड़े से सिक्लिकल हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा हाई बीटा हो सकता है और पिछले 1 साल में कुछ 35% रिटर्न भी दे चुके हैं, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से हो सकता है वो रिस्की हो, बट प्राइवेट बैंक्स और ओवरऑल बैंकिंग पैक जो है वो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा लग रहा है। फार्मा एंड हेल्थ केयर दूसरा ऐसा सेक्टर है जहां पर हम काफी बुलिश हैं अनुज। नंबर 1 डिफेंसिव स्टोरी बनती है वहां पर, जैसा मैंने कहा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिहाज से देखें तो वो ज्यादा अच्छा है, प्लस यूएस जेनरिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी खुल सकती है इंडिया के लिए, और अभी हमने जैसा ही न्यूज में काफी सुना है कि जो GLP-1 ड्रग्स हैं वो भी ऑफ पेटेंट जाने वाली है, इसी मंथ में सबसे बड़ी ड्रग ऑफ पेटेंट जाएंगी, तो उनके भी कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं, प्लस हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स आई थिंक आर अ ग्रेट स्टोरी, जहां पर केपेक्स ऑलरेडी हो चुका है और आप उसके रिवॉर्ड्स रीप करेंगे। तो दैट्स द सेकंड कॉल। जो एक्सट्रीमली अवॉइडेबल सेक्टर्स लगते हैं उसमें से ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पे, इन स्पाइट ऑफ द शार्प करेक्शन, कुछ 17% का करेक्शन हुआ है पिछले साल में, बट फिर भी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस है। निफ्टी आईटी 30% का करेक्शन हुआ है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव है, बट किसी को नहीं पता कि एआई स्टोरी कैसे पैन आउट करेगी, एंड अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होती है तो वो भी आईटी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, तो यहाँ पर उसमें भी होल्ड और कॉशन का व्यू रहेगा। कंजम्पशन इज लुकिंग एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव ऑन लॉन्ग टर्म एवरेजेस, लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत अच्छा लग रहा है, और डिफेंसिव के हिसाब से भी जिस तरह का माहौल है वहां पर वो स्टोरी थोड़ी ठीक लग रही है। तो बैंकिंग, फार्मा एंड कंजम्पशन, एंड होल्ड विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, और ये, और अवॉइड विल बी ऑटो, फिलहाल एक्सट्रीम अवॉइड, एंड कॉशन रहेगा आईटी। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंटरेस्टिंग दोनों टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए। चलिए, CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।